हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त बीएम राणा आज आपके लिए लेकर आ रहा हूँ 1786 का भारत शासन अधिनियम, जो कि बहुत सी किताबों में दिया नहीं गया है। और इसके साथ लेकर आएंगे 1793 का चार्टर एक्ट। अब आप देखिए कि जो 1786 का भारत शासन अधिनियम है उसको और 1793 का जो चार्टर एक्ट उसको इतना महत्वपूर्ण नहीं माना जाता। अब फिर भी ये इसमें से क्वेश्चन पूछता है और वहाँ विद्यार्थी उसको जवाब नहीं दे पाते और सोचते हैं कि बहुत डीप क्वेश्चन पूछ लिया है, कहाँ से इसको दिया गया क्वेश्चन को कंपटीशन एग्ज़ाम में। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं और बहुत छोटे छोटे अधिनियम हैं, और परंतु कंपटीशन एग्ज़ाम के हिसाब से इनका बहुत महत्व है। इनको देखने के लिए आइए देखते हैं जहाँ आपका पूरा कंपटीशन ख़राब हो जाता है इन छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ने से। बहुत सी किताबों में तो ये 1786 का अधिनियम दिया ही नहीं गया है, फिर भी आप देख लीजिए कि ये क्यों लाया गया 1786 का अधिनियम। इसके काफ़ी कारण थे। तो ये पहला ये देखिए 1786 का भारत शासन अधिनियम। इससे पहले हमने पढ़ा था 1784 का पिट्स का इंडिया एक्ट। जो 1784 का पिट्स का इंडिया एक्ट हमने पढ़ा था उसमें आपने देखा था कि गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था, और ये एकमात्र ऐसा गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग जिस पर जो है महाभियोग लगा था और उसकी बड़ी किरकिरी हुई थी। 2-3 कारण रहे कि नंद कुमार का जो अभियोग था उस पर नंद कुमार को फांसी दिलवाना, मीर जाफ़र की विधवा मुन्नी बेगम से 3.5 लाख रुपए घूस ले लेना। ऐसे बहुत से कारण हुए कि वारेन हेस्टिंग को बाद में महाभियोग का सामना करना पड़ा। वैसे तो ये बरी हो गए बाद में इंग्लैंड जाके, परंतु फिर भी बहुत किरकिरी हुई। तो अब जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो एक ऐसा गवर्नर जनरल लाना चाहते थे कि जो यहाँ पर काफ़ी काम करे और उनके नाम को बट्टा न लगे। तो ये लगभग पिट के अपने सहयोग दिमाग की एक उपज थी कि वो उनका मन था कि वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत का गवर्नर जनरल का पद देना चाहते थे, और वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के बहुत ही मुरीद थे। परंतु लॉर्ड कॉर्नवालिस ऐसा महत्वाकांक्षी व्यक्ति था कि उसने ये कहा कि भाई मैं गवर्नर जनरल तो बन सकता हूँ, परंतु मुझे गवर्नर जनरल और मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियाँ दी जाएं, तब मैं जाकर भारत में कार्य करूँगा। परंतु तब तक ऐसा था नहीं, इसलिए इन दोनों शक्तियों को गवर्नर जनरल को देने के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत भेजने के लिए 1786 का अधिनियम विशेष तौर पर लाया गया। इसमें क्या करा गया कि गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त कर अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार प्रदान किया। यहाँ पर इसे पूरी वीटो पावर दे दी कि भाई आप जो परिषद के जो कहते हैं कि वीटो पावर 1793 के एक्ट में दिया गया, नहीं, वो 1786 के एक्ट में लॉर्ड कॉर्नवालिस को सबसे पहले दिया गया। यही सबसे पहला एक गवर्नर जनरल था जिसे मुख्य सेनापति और गवर्नर जनरल की शक्ति दे दी गई, और वो अपने परिषद के निर्णय को निरस्त कर सकता था। ये इसकी मुख्य बात है 1786 के अधिनियम की। परंतु लॉर्ड कॉर्नवालिस अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल रहा। वो उसे पिट क्यों भेजना चाहता था, तो उसने देखी यहाँ पर 1786 में आया और 1793 तक ये गवर्नर जनरल रहा लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो उसने देखिए, और उसी के अंत समय में 1793 का चार्टर एक्ट आएगा। और एक चीज़ और देखिए कि 1786 में कोको कोला पे की शुरुआत हुई थी। ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु मुझे ध्यान आ गया तो मैंने आपको बता दिया। देखिए, इसने लॉर्ड कॉर्नवालिस ने तृतीय मैसूर श्रीरंगपट्टनम की संधि की। इसने जो है स्थानीय बंदोबस्त 1793 में बंगाल और बिहार में लागू किया। जमींदारों को उसने कहा भी 10/11 भाग कंपनी और 1/11 भाग जमींदार रखेगा। और संस्कृत विश्वविद्यालय बनारस में 1792 में जोनाथन डंकन के सहयोग से ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थापित करवाया। प्रांतीय न्यायालय कलकत्ता, ढाका, पटना, मुर्शिदाबाद में इसने शुरू करवाए। दास व्यापार पर रोक लगवाई 1789 में। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बहुत काम किया। देखो, सिविल सेवा का जन्मदाता भी लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। यहीं से सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभ की गई इंग्लैंड में परंतु परीक्षा इंग्लैंड में होती थी, परंतु शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय से हुई। तो देखिए इसने कितनी, और पुलिस सेवा का जन्मदाता भी यही है। तो यही एक
मात्र ऐसा गवर्नर जनरल है लॉर्ड कॉर्नवालिस कि इसकी समाधि गाजीपुर भारत में है। ये एकमात्र गवर्नर जनरल है जिसकी समाधि भारत उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले में लॉर्ड कॉर्नवालिस की समाधि है। तो अब आप देख सकते हैं कि इसको पिट क्यों लाना चाहता था, इसलिए ये अधिनियम विशेष तौर पर लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत भेजने के लिए ही लाया गया। तो यही एक दो बातें थी कि भाई इसे क्यों लाना चाहता था। तो ये इसमें मैं बता ही चुका हूँ आपको। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्ति भी दी गई और लॉर्ड कॉर्नवालिस को दोनों पद दिए गए। ये पहला ऐसा गवर्नर जनरल था। तो यही एक मुख्य बातें थी 1786 के अधिनियम में। तो आइए अब देखते हैं 1794 का चार्टर एक्ट। तो 1793 के चार्टर एक्ट में आप ये देखिए कि मैं यहाँ पे पेन लेने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 1793 का चार्टर एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट क्यों आया? सबसे पहले तो अभी आप देखिए कि 1793 के चार्टर एक्ट को भी काफ़ी किताबों में बहुत कम दिया हुआ है और इसको इतना महत्वपूर्ण नहीं माना जाता, फिर भी परंतु इसमें से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था इससे पहले 1786 में, अब तक वो चल रहा 1793 तक, और जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस संहिता भी लाया था 1793 में। पृथक्करण का सिद्धांत भी इसी ने दिया था। न्याय प्रशासन को, कर तथा न्याय प्रशासन को अलग किया था इसने, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बहुत काम किया और इसको भारत के लोग भी काफ़ी अच्छा मानते थे। और इसी के लास्ट साल में, कार्यकाल के लास्ट साल में 1793 का एक्ट आया। क्योंकि जब 1773 का एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट, उसमें एक प्रावधान था कि 20 वर्ष के लिए कंपनी को फिर समीक्षा की जाएगी या उसके 20 वर्ष के लिए उस कंपनी को एक पट्टा दिया गया था व्यापार के लिए। तो अब वो 20 वर्ष पूरे हो चुके थे। सबसे पहली बात तो ये थी। तो यहाँ पर 20 वर्ष के लिए फिर कंपनी का कार्यकाल बढ़ा दिया गया, यानी 1793 से 1813 तक के लिए उसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। और जो शक्ति यहाँ पर, एक तो ये हो गया, लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई थी 1786 में मुख्य सेनापति और गवर्नर जनरल की, वो भी आने वाले गवर्नर जनरल को दे दिया। और वीटो पावर दिया गया था परिषद के निर्णय को रद्द करने का, वो भी यहाँ आने वाले गवर्नर जनरल को दे दिया गया। तो अब कौन थे गवर्नर जनरल? सर जॉन शोर। 1793 से 98 तक यही रहेंगे सर जॉन शोर। 93 से 98 तक 5 वर्ष ये रहेंगे, फिर उससे आगे और आएंगे। फिर लॉर्ड वेलेजली आ जाएगा, वो 1798 से 1805 तक रहेगा। तो 93 से लेकर के 1813 तक कई गवर्नर जनरल बन जाएंगे, तो जो इसके अंतर्गत कार्य करेंगे। तो एक दो कारण तो ये थे कि वीटो पावर दे दिया गया। अब वीटो पावर दिया गया, इधर गवर्नर जनरल का मुंबई तथा मद्रास रेजिडेंसी पर अधिकार स्पष्ट कर दिया गया। इससे पहले इनमें अधिकार को लेकर इतना जो है कन्फ्यूजन था कि गवर्नर जनरल, जो कलकत्ता का गवर्नर जनरल था, उसका अधिकार बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया, बिल्कुल पावरफुल बना दिया गया कि आप प्रांतों के लिए भी गवर्नर जनरल परिषद बनी। अब पहले तो कलकत्ता के लिए गवर्नर जनरल परिषद थी, परंतु अब प्रांतों में बम्बई मद्रास में भी 3-3 सदस्यों की परिषद बना दी गई। ये चौथा काम हो गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों कर्मचारियों को वेतन भारत के संचित निधि से देना तय कर दिया। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे, बीओसी जो था, उसके सदस्य और कर्मचारियों को भारत की संचित निधि से वेतन, ये एक बहुत गलत कार्य किया गया। तो ये भी यहाँ हो गया कि जो भारत के लिए तो नुकसानदेह था, परंतु इंग्लैंड के लिए तो अच्छा था। भारत की जो संचित निधि थी उससे इन्हें वेतन निश्चित कर दिया। अब छठा जो है, नौसेना को खुले समुद्र में जाने का अधिकार दे दिया। इससे पहले व्यापार के लिए नौसेना जो थी ब्रिटिश कंपनी की, उसको खुले समुद्र में व्यापार के लिए जहाँ तक चाहे जा सकती थी। और सबसे बड़ा काम हुआ कि शराब के लिए लाइसेंस, यहाँ पे शुरुआत हुई शराब के लिए, मादक पदार्थों के लिए लाइसेंस।
ये लाइसेंस यहाँ पर बना का सबसे महत्वपूर्ण कार्य लाइसेंस का था। और एक और इम्पोर्टेंट काम हुआ 1793 के चार्टर एक्ट में कि साफ सफाई के लिए नगर निगम नियुक्त करती गए। ये नगर निगम आज की तरह के नगर निगम नहीं थे, परंतु महत्रों की नियुक्ति इसी एक्ट से की गई। और एक सबसे बड़ा दूसरा और इसमें एक पॉइंट रखा गया कि किसी भी उच्च अधिकारी को भारत से बाहर जाने का पर रोक लगाई गई। यानी अगर कोई भी अधिकारी भारत से बाहर जाता है तो उसका इस्तीफा मान लिया जाएगा। यानी उसको जब तक अपने कार्यकाल तक भारत में ही रहना होगा और भारत में कार्य करना होगा। अगला, ब्रिटिश भारत में लिखित विधि विधान के द्वारा प्रशासन की आधारशिला रखी। ये बहुत क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। एक तो ये साफ सफाई वाला, नगर निगम की महत्रों की नियुक्ति वाला, और ब्रिटिश भारत में लिखित विधि विधान द्वारा प्रशासन की आधारशिला यहीं से रखी गई कि अब जो भी नियम कायदे होंगे वो लिखे जाएंगे। कि लॉर्ड कॉर्नवालिस संहिता, जो कॉर्नवालिस आया था 1786 में, उसने कॉर्नवालिस संहिता बनाई थी। अब यहाँ से ये शुरू हो गया और प्रशासन में जो विधि विधान है, जो भी नियम कायदे हैं वो लिखित में होंगे बिल्कुल। अब इसकी आधारशिला ही रख दी कि भाई नहीं ऐसे, क्योंकि ब्रिटेन का खुद का जो संविधान है वो अलिखित है। वहाँ पे धर्म कार्यों के हिसाब से और जो भी समाज में चलता है नियम कायदे उनके हिसाब से कानून चलता है, परंतु भारत में ऐसा नहीं, क्योंकि यहाँ की संस्कृति अलग थी और वहाँ की संस्कृति अलग थी। यहाँ बहुत ही फ़र्क है और जो भी विधि या विधान बनाए जाएंगे वो लिखित रूप में होंगे और प्रशासन उसी के हिसाब से चलेगा। ये यहाँ पर किया गया। तो दोस्तों आज के इसमें इतना ही। और इसमें जो हैं कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें की गई, जो देखिए कि एक तो ज्येष्ठता का सिद्धांत भी यहाँ लाया गया कि जो भी अधिकारी ज्येष्ठ होगा, अगर मान लो कलकत्ता का गवर्नर जनरल बाहर जाता है या मद्रास का या बम्बई का, तो वो अपने स्थान पर किसी ज्येष्ठ अधिकारी को नियुक्त करके जाएगा, उस सीट को खाली नहीं छोड़ेगा। तो ये एक चीज़ ये हो गई यहाँ पे। और दूसरा ये जो परंपरा थी, जो वेतन मिलने की थी परंपरा पीछे, कि कर्मचारी को जो वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाएगा, ये 1919 तक चलती रही इस एक्ट के द्वारा। और जो और इम्पोर्टेंट इसमें ज़्यादा ये है कि जो इसकी विधि विधान बनेंगे, इसकी व्याख्या अगर कहीं पे कोई दिक्कत होती है लिखित विधि विधान की, तो इसकी न्यायालय व्याख्या करेगा। परंतु इस 1793 के चार्टर एक्ट की आलोचना भी काफ़ी हुई। ये एक तो काफ़ी लंबा अधिनियम था, परंतु यह कंपनी और इसके शासन में कोई परिवर्तन न ला सका। बस इसने एक काम और करा कि केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को और बढ़ा दिया। इसने जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और उसके कर्मचारियों के वेतन और खर्चों को भारत के ऊपर डाल दिया, जो कि बहुत ही गलत था। यहाँ के लोग विरोध कर रहे थे। व्यापार इंग्लैंड की कंपनी कर रही है, फ़ायदा सब वहाँ पहुँच रहा है इंग्लैंड, परंतु फिर भी भारत के राजकोष से उनको पैसा देने का जो प्रावधान किया गया वो बहुत ही गलत था। और इस पे ऐसा जो महत्वपूर्ण तथ्य थे वो मैंने आपको बता दिए, जो 2-4 क्वेश्चन इसमें आते हैं महत्वपूर्ण। बाकी अगले वीडियो में देखेंगे 1813 का चार्टर एक्ट। कृपया मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।